हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हमारे भारत के बजट के बारे में जो 2024-25 के लिए 2 फरवरी में भारत के पार्लियामेंट में न्यू पार्लियामेंट में पेश किया गया है। और दोस्तों, ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सबके लिए। भले ही हम लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या नहीं है, भले ही हम लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर हम भारत के नागरिक हैं, अगर हम भारतीय हैं, तो हमें हमारा ये हक है जानना कि हमारी सरकार ने इस साल जो पिछला साल जा चुका है कितना कमाया और कितना खर्च किया, कहां कहां से उनको फायदे हुए, कहां कहां से उन्हें नुकसान हुए, क्या नए नए बदलाव किए, पॉलिसीज कितनी बदली हैं, रिफॉर्म्स कितने हुए, टैक्सेस किस प्रकार से, जितनी भी बातें हो सकती हैं, क्योंकि ये हर सरकार का एक प्रकार का रिपोर्ट कार्ड होता है। जैसे हमें अपना रिपोर्ट कार्ड अपने माँ बाप को दिखाना पड़ता था, ऐसे ही कोई भी सरकार, जो भी सरकार होती है, जो भी गवर्नमेंट होती है, वो अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों को दिखाते हैं, लोगों के सामने जो है वो रखते हैं। ये बजट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब आज का दौर क्या है, कोई भी करंट अफेयर है, कोई भी इंपॉर्टेंट बात है, तो सीधे सोचते हैं कि अगर ये पढ़ाई लिखाई वाली सिर्फ इन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब चीजें ऐसी हैं जो हर भारतीय के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत, हर सिटीजन के लिए, हर इंडियन के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एज एन सिटीजन मेरा भी यह हक है कि जानना कि हमारी सरकार ने कहां से कितना कमाया, कहां कितना खर्च किया, कितनी हमारी बाहरी जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, बाहर की कंट्रीज की कितनी हमारी उधारी है, कितना इंटरेस्ट पेमेंट आना है, कितना इंटरेस्ट पेमेंट जाना है, कितना हम नुकसान में धंसते जा रहे हैं, कितना हमारी सरकार ने उधार ले रखा है, कितना हमारी सरकार ने उधार दे रखा है। सब कुछ जानने का हमारा हक है। आज वही बात करेंगे। तो गाइज, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने हर उस जानकार के पास भेजें जो ये जानना चाहता है सब कुछ, और सबके पास आप भेजिए, जिससे क्या होगा कि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। वरना आज की डेट में क्या है कि कोई भी इंसान, कोई भी कुछ भी कह देता है, किसी भी सरकार को अच्छा बुरा हम ऐसे ही कह देते हैं बगैर किसी सर पैर की बात के, कुछ भी कि ये सरकार अच्छी और ये सरकार बुरी है। नहीं, हम आज ये भी पढ़ेंगे कि कोई भी सरकार अगर हमें फ्री में कोई चीज देती है तो वो कब कब दे सकती है। मान लीजिए कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने पानी फ्री कर रखा है, तो ये अनाउंसमेंट उन्होंने कब करी होगी? क्या वो कभी इलेक्शन से पहले कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये सारी बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे बजट हमारा बहुत बड़ा है, तो ये एक पार्ट में तो डिस्कस होगा नहीं, एक वीडियो में तो गाइस ये डिस्कस होगा नहीं। तो इसके लिए मैंने कुछ पार्ट्स बनाए हैं। ठीक है, 2 से 3 पार्ट्स में हमारा जो है बजट डिस्कस होगा। तो आज हम बेसिकली पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 1 है और इसमें बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग बातें करेंगे। ये है हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, और काफी सुलझी हुई है, काफी नॉलेज है ना, ऑब्वियस ही बात है, फाइनेंस मिनिस्टर है तो काफी कुछ इनको जानकारी होगी, काफी कुछ इनको नॉलेज होगी। तो इन्होंने हमारे भारत के पार्लियामेंट में, न्यू पार्लियामेंट में, जो 2 फरवरी इसी साल 2024 को, 2 फरवरी को इन्होंने जो है बजट पेश किया। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हमारा यूनियन बजट है दोस्तों, ये यूनियन बजट हमारा फुल बजट नहीं है। अब आपको ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि फुल बजट किसे कहते हैं। और जो इस बार पेश हुआ अंतरिम बजट या इंटरिम बजट, ठीक है, दिस इज नॉट अ फुल बजट, दिस इज द इंटरिम बजट। अब आप ये समझना कि इंटरिम बजट क्या होता है। देखो, इंटरिम बजट वो होता है कि जब भी इलेक्शन ईयर हो, जैसे इलेक्शन ईयर का मतलब होता है जिस साल इलेक्शन होने हैं, तो ध्यान रखना इस साल जो इलेक्शन होने हैं वो मोरलेस मई तक वाइंड अप हो जाएंगे, और जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है जून से नई सरकार आ जाएगी। वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न्यू आएगी, नया काम स्टार्ट होगा। हो सकता है यही सरकार चल रही है, यही जून में बन के आ जाए, ये हो सकता है कोई और आ जाए, कोई भी सरकार आए तो वो जून से काम करना शुरू करेंगी।
अब आप भी सोच रहे होंगे अगर जून से काम करना शुरू करेंगी तो ठीक है, वो अपना बही खाता बाद में दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको को बता देता हूँ। हमारे जो भारत का या जनरली जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जनरल जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है। ध्यान रखना, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, तो ये हर साल का ये रहता है। अब हमारे दिमाग में बात आ रही है कि भैया 31 मार्च तक का रहता है। तो अभी तो फरवरी चल रहा है, अभी तो हमारा 2023 वाला ही फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ। ठीक है, वही हमारे 31 मार्च को खत्म होगा। तो होता ये है कि जो बजट होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा। लेकिन 1 अप्रैल से शुरू होगा, 1 अप्रैल से तो चीजें शुरू होंगी, उसके बारे में बात तो आज करनी है ना हम लोगों को। तो 2 फरवरी यानी फरवरी के अंदर सीतारमन जी ने, निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया, उन्होंने उसको इंटरिम बोलने का मतलब ये रखा कि ये जो बजट है ये 2 से लेकर 4 महीने तक का है। यानी अप्रैल और मई, सिर्फ 2 महीने के लिए इन्होंने जो है पूरा बजट जो है पेश किया। सिर्फ 2 महीने का बजट है। मैं आपको बताता हूँ, जो इंटरिम बजट होता है वो शॉर्ट पीरियड बजट होता है, शॉर्ट टर्म बजट होता है, और वो हमेशा इलेक्शन ईयर में ही जो है पेश किया जाता है। इलेक्शन ईयर, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसकी जो ड्यूरेशन होती है 2 से 4 महीने की होती है, मिनिमम तो मैक्सिमम 4। ठीक है, कभी एक्सेप्शनल केस आ गया, मान लो अगर कोरोना पीरियड आ गया जैसे आया था, तो उस टाइम तो दुनिया रुक गई थी, तो उन एक्सेप्शनल केसेस की हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन 2 से 4 महीने का हमारे पास समय होगा, जिसमें हम जो भी हमें करनी है पॉलिसी, क्योंकि क्या होता ये है ना कि हमें सरकार कैसे चलानी है या देश कैसे चलाना है। ठीक है, खर्चे होंगे, रेवेन्यूज भी आएंगे, सब कुछ। तो ये इंटरिम बजट है और इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो 2 से 4 महीने की रहेगी, सिर्फ 2 से 4 महीने। और 2 से 4 महीने वाले कौन से दोस्तों? अप्रैल, वो मार्च और अप्रैल, ये 2 महीने। ठीक है, वो अप्रैल और मई। ठीक है, अप्रैल एंड मई, अप्रैल एंड मई, क्योंकि 31 मार्च तक तो खत्म होगा। अप्रैल एंड मई, उसके बाद में जून से हमारी नई सरकार आएगी, फिर वो अपनी सब चीजें डिस्कस करेगी। तो ध्यान रखना, जो हमारा फुल बजट आएगा वो जून के बाद आएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वो जुलाई में आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक हमारा डिस्कशन ये वाला हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था दोस्तों ये वाला। ठीक है, एंड आफ्टर दैट अब बजट को हमें समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात, हमें जो इस साल का बजट आया उस पे दिमाग लगाने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि हमारे बजट की, भारत के बजट की हिस्ट्री क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे स्वतंत्र भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहला जो बजट जो पेश हुआ था पार्लियामेंट में, वो किन्होंने किया था? वो किया था, मैं मार्क कर लेता हूं यहाँ पे इनका, दैट इज, एक मिनट, दैट इज के षणमुखम चेट्टी। ठीक है, के षणमुखम चेट्टी, जिन्होंने भारत का, स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया था पार्लियामेंट में। और कब किया था? 26 नवंबर 1947। ठीक है, 26 नवंबर 1947। ठीक है, तो ये के षणमुखम चेट्टी जी ने बजट पेश किया था 26 नवंबर 1947, इंडिपेंडेंस के बाद। अगस्त में इंडिपेंडेंट हुई, हाँ, आजाद हुए हम लोग। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब तीसरे महीने में, 3 महीने बाद जो है ये बजट पेश किया था। लेकिन एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जानने में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि उससे भी पहले, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया तो 1947 में हो गया, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन उससे भी पहले हमारे भारत का पहला बजट, कॉलोनियल इंडिया, ध्यान रखना, कॉलोनियल, कॉलोनियल मतलब जो ब्रिटेन के अंडर में थे हम लोग। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, इंडिया पे कब्जा था। ठीक है, तो उस टाइमिंग में कौन से वो पर्सन थे, कब और किन्होंने बजट को पेश किया?
वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जो पहली बार बजट इंट्रोड्यूस हुआ था, ध्यान रखना, 7 अप्रैल 1860, 7 अप्रैल 1860। ये आप लोगों के लिए पेपर पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, आरबीआई, ग्रेड बी, नाबार्ड, सेबी एंड रेलवे एंड सो ऑन, यूजी सेट, अगर आपके सिलेबस में करंट अफेयर है तो ये करंट अफेयर का पार्ट है बजट। तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि पहला बजट कब जो है पेश हुआ था, प्रेजेंट हुआ था, और किन्होंने प्रेजेंट किया था, ठीक है। तो 7 अप्रैल 1860 में व्हेन स्कॉटिश इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिशियन जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन, ये ध्यान रखना, जेम्स विल्सन, ठीक है, जेम्स विल्सन, ठीक है। तो उनका नाम था जेम्स विल्सन। इसका मैं कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग इसका। ओके, जेम्स विल्सन, ठीक है, ये बेटर है। जेम्स विल्सन जी ने बजट पेश किया था, राइट। और जनरली वो ईस्ट इंडिया कंपनी से बिलोंग करते थे, और उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के सामने उसको पेश किया था, प्रेजेंट किया था, राइट। आफ्टर दैट एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बजट के लिए दो रिकॉर्ड जो है सेट हुए हुए, दो रिकॉर्ड। एक है लेंथीएस्ट बजट, लेंथीएस्ट मतलब जिसमें सबसे ज्यादा वर्ड्स इस्तेमाल हुए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक है ड्यूरेशन में लॉन्गेस्ट, ड्यूरेशन में सबसे बड़ी स्पीच, सबसे लंबी स्पीच किन की थी। एक तो स्पीच के सेंस में, और एक जो है वर्ड्स के सेंस में। तो दो लोगों का नाम ये जो है रिकॉर्ड है। पहले हैं हमारे श्रीमती सीतारमन जी, जिन्होंने एक रिकॉर्ड बना रखा है कि उन्होंने पार्लियामेंट में सबसे बड़ी, सबसे लंबी स्पीच दी थी, और जो अराउंड 2 घंटे 42 मिनट तक चली थी, ध्यान रखना। और कब की बात है, वो 1 फरवरी 2020 की बात है, जब 2020-21 का बजट जो है पेश किया गया था, प्रेजेंट किया गया था श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। ये वो आप समझ सकते हैं, ये वो पीरियड था जब कोरोना काल था, ठीक है। तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि इनिशियल टाइमिंग था, बिल्कुल इनिशियल टाइमिंग था। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि इसमें काफी सारी चीजें वहां से भी कनेक्टेड हुई हो, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरे रिकॉर्ड है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़े इकोनॉमिक्स, एक और जो फाइनेंस मिनिस्टर भी बहुत टॉप के रह चुके हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आए थे 1991 में। तो उन्होंने 1991 की ही ये बात है, जब नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी, उनके गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं। पेपर में ये भी आ सकता है सीतारमन जी के टाइमिंग में कौन सी गवर्नमेंट थी, तो बीजेपी गवर्नमेंट, द मोदी गवर्नमेंट, राइट। एंड 18,650 वर्ड थे उनकी स्पीच में, जिसको वर्ड्स की सेंस में लॉन्गेस्ट जो है बजट बताया गया, और इनको ड्यूरेशन की सेंस में लॉन्गेस्ट बजट बताया गया, ठीक है। तो ये दो रिकॉर्ड है, आप लोगों को ये दोनों रिकॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हमारा थर्ड इंफॉर्मेशन, अब एक एक हिस्ट्री ये भी जुड़ती है कि अगर हम अब तक टोटल हिस्ट्री की बात करें, टोटल बातें करें, तो अब तक किस किस ने, कौन कौन से हमारे जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने कितनी कितनी बार बजट को जो है पेश किया है पार्लियामेंट में, ठीक है। एक मैंने क्या करा है, डेटा बनाया आप लोगों के लिए। ये डेटा, इस डेटा में हम लोग बात करेंगे कि ये मैंने एक फाइनेंस मिनिस्टर की लिस्ट बनाई है, और मैंने ना यहाँ पे 10 फाइनेंस मिनिस्टर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये मैंने रखे, और ये मैक्सिमम 5 से लेकर 10 तक की रेंज है, यानी सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो बजट अनाउंस हुआ है, बजट पेश किया गया है, वो पेश किया गया है बाय मोरारजी देसाई, ठीक है। जो मोरारजी देसाई हैं, इन्होंने 10 बार, कितने बार गाइस, 10 बार अपनी टोटल एंटायर लाइफ में 10 बार बजट इन्होंने जो है प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में। वहीं पी चिदम्बरम जी ने 9 बार बजट पेश किया है। कितनी बार किया है, 9 बार बजट पेश किया है। ऐसे प्रणब मुखर्जी भी मतलब इनका भी काफी बड़ा रोल रहा है हमारी इंडिया की ग्रोथ में, ठीक है। इन्होंने 7 बार बजट को है पेश किया है। ऐसे सी डी देशमुख बहुत इंटरेस्टिंग है फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। ये इनके बारे में हम लोग कभी हमें मौका मिलेगा तो इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। ये रेलवे में मिनिस्टर भी रह चुके हैं,
फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनके लिए इनके नाम काफी रिकॉर्ड है, काफी थ्योरी है इनके लिए, ठीक है। इन्होंने 6 बार बजट को जो है प्रेजेंट किया है। उसके बाद में नाम आता है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। अच्छा अच्छा, सीडी देशमुख जी ने 7 बार बजट किया है। ये थोड़ा सा एरर हो गया। सीडी देशमुख जी ने 7 बार बजट जो है प्रेजेंट किया है, और निर्मला सीतारमन जी ने 6 बार बजट। मैं बता देता हूँ 6 बार कैसे हुआ है। इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, 2024-25 का इंक्लूडेड है, ठीक है। मैं 2024-25 को इंक्लूड करके बता रहा हूं। अगर हम ये वाला बजट जोड़ लें, अब देखो ये इंटरिम बजट है। अब लेट सपोज मान लीजिए सेम गवर्नमेंट बनी, तो फिर और यही फाइनेंस मिनिस्टर रही, लेट सपोज, ठीक है, तो फिर यही करेंगी, तो फिर इनके नाम एक और जुड़ जाएगा। तो अगर हम इस वाले बजट को इंक्लूड करें 2024 वाले बजट को, तब जाके इनका 6 बनेगा। और अगर इस वाले बजट को हम लोग हटा दें, पुराने रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें, तो इनके नाम सिर्फ 5 बार ही बजट प्रेजेंट का रिकॉर्ड इनके नाम है। उसके बाद में यशवंत सिंह जी 6 बार बजट प्रेजेंट करा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 6 बार बजट उन्होंने प्रेजेंट करा है। फिर वाईबी चवन जी 5 बार करा है। टीटी कृष्णमाचारी जी ने 5 बार किया है। और अरुण जेटली जी ने भी 5 बार बजट प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो एक ये हिस्ट्री है बजट की, ठीक है, कि कौन कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने, और ये फाइनेंस मिनिस्टर के नाम है, और उन्होंने कितनी कितनी बार बजट को पेश किया है। पेपर में ये आ सकता है मतलब सबसे ज्यादा बजट किन्होंने पेश किया है, मोरारजी देसाई ने, इस लिस्ट में, ठीक है। और प्रणब मुखर्जी ने कितनी बार बजट पेश किया, तो आपको पता होना चाहिए 7 बार बजट इन्होंने पेश किया है, ठीक है। तो एक छोटी सी हिस्ट्री है इनके लिए, तो ये गाइस आप लोगों को भी मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब हमारी बात होगी यहाँ से बजट, एक्चुअल बजट के बारे में, ठीक है। अभी तक तो हिस्ट्री ऑफ बजट चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा भी एक जनरल बजट डिस्कशन है। अभी ना पता है हम लोगों ने एक्चुअल बजट शुरू नहीं करा है, जो 2024-25 का, भी तो हम थोड़ा सा बजट से कनेक्शन कर रहे हैं। और मैं वो क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। बजट बजट सब चिल्ला रहे हैं, बजट का मीनिंग तो पता हो। मुझे ये तो मालूम हो कि बजट होता ही क्या, तभी तो मैं बजट को समझ पाऊंगा। देखो अब हम बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, जो हमारे बजट से रिलेटेड है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो हमारे बजट से रिलेटेड है, दैट इज व्हाट, एक चीज और है या देखो, अगर हम जनरल बात करें तो हमारे भारत का जो संविधान है, बहुत बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक है। संविधान पूरा देश जिसके बेस पे चल रहा है, पूरा देश, ठीक है। उसके आर्टिकल 266 266 में ये ये बताया गया है कि अगर किसी भी सरकार को, मान लीजिए किसी भी सरकार को अगर कुछ 1 रुपया भी खर्च करना है, क्या बोला मैंने, मैं कह रहा हूं आर्टिकल 266 में ये बताया गया है कि अगर किसी भी सरकार को 1 रुपया भी खर्च करना है, तो वो सिंगल रुपया भी अगर खर्च करेगा, तो उसे पहले उस सरकार को पहले पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर सरकार हर कंट्री का एक कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है। मान लीजिए इंडिया का एक ना कॉन्सोलिडेटेड फंड है, जिसे हम कभी कभी अपनी भाषा में कुबेर का खजाना कह देते हैं, है ना, कुबेर का खजाना। तो ये वही इसी प्रकार है। अगर मुझे 1 रुपया भी चाहिए विड्रॉ करना है, तो मुझे पार्लियामेंट में जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबके सामने ये रखना पड़ेगा कि मुझे 1 रुपया भी चाहिए, कहाँ कहाँ खर्च करना है, सब कुछ वो अप्रूवल देंगे, वो अप्रूवल दें। अब आप सोचोगे सर अप्रूवल ना दिया, नहीं क्यों नहीं देंगे, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो किसका मतलब वो किसकी साइड से बात करेंगे, वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की साइड से बात करेंगी, और ऑब्वियस बात है उनके मेंबर ज्यादा होंगे, तो अप्रूवल तो मिलेगा, है ना, क्योंकि उनके लोग ज्यादा हैं। बहुत ही रेयर टू रेयर चांस इन फ्यूचर हो सकता है कि खुद की पार्टी के लोग अगेंस्ट हो जाने, जी हम नहीं अलाउ कर रहे, ठीक है, लेट सपोज। तो एक ये चीज है। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है हम लोगों के लिए जानने के लिए, एक वो ये कि पता है हमारे जो भारत का संविधान है ना, जो भारत का संविधान है, तब हमारे भारत के संविधान में बजट वर्ड ही मेंशन नहीं है।
अब ये भी सोचने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बजट मेंशन है या नहीं है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन पहली टाइप, एक ऐसी कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है जो पार्लियामेंट में होता है जिसका वर्ड ही मेंशन नहीं है लेकिन वो डिस्कस होता है, बजट, ठीक है। अब आप सोचोगे सर बजट नहीं है तो फिर क्या है, तो ध्यान रखना इसका बेसिकली होता है क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमने पिछला जो भी रिकॉर्ड, जो भी खर्चा, जो भी फेस करा है उसके, उसे हम फाइनेंशियल, अब देखो फाइनेंशियल वर्ड का मतलब क्या हो जाता है, लेना और देना, ठीक है, पैसों का आना पैसों का जाना किस प्रकार हुआ है, तो उसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी AFF, ये ध्यान रखना, एफ है AFF, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में रेफर किया है, और इसी चीज को आप लोग यहाँ पे बजट कहते हो, और जबकि बजट वर्ड ही मेंशन यहाँ पर नहीं है। अच्छा, पहले तो आपने ये सीखा कि आर्टिकल 266 था, 266 था, जिसके अंदर भारत के जो फंड है, जो कंसोलिडेटेड फंड है इंडिया का, उसमें से कुछ भी खर्च करना तो पार्लियामेंट में अप्रूवल लेना पड़ता है, वो आर्टिकल 266 में ये बात लिखी हुई है, इसलिए हम फॉलो करते हैं। दूसरा है हमारे पास आर्टिकल 112, एक्चुअली आर्टिकल 112 से लेकर 117, आर्टिकल 112 से लेकर आर्टिकल 117 तक का जो पूरा जो है कंसेप्ट है, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि अगर हमें कोई भी खर्चा करना होगा, कोई भी हमें जो है रिसिप्ट लेने होंगे या खर्चा करना होगा, तो वो हम पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे उस बात को, तब जाके हमें इसका जो है रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा आर्टिकल 144 का थर्ड क्लॉज, आर्टिकल 144 का थर्ड क्लॉज भी यही बताता, मतलब 266, 1112 और 144, 112 एंड 144 का थर्ड क्लॉज वो भी यही बताता है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्प्लिट्स दैट नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन, नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड विदाउट द एनहांसमेंट ऑफ अ लॉ, एक कानून बना रखा है, ठीक है, उसके बाद ही ये सब चीजें हो सकती हैं। क्लियर है मेरी बात आपको गाइस? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये आपके लिए मैं थोड़ी सी पिक्चर लेकर आया हूँ, ये हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इस बार का जो बजट है वो फुल बजट नहीं है, एनुअल बजट नहीं है, एक्चुअली में वो इंटरिम बजट है, दिस इज नॉट अ एनुअल और फुल फ्लेज बजट, इट्स अ इंटरिम बजट, ठीक है। आप इससे फुल फ्लेज बजट भी कह सकते हो, ठीक है, आप इसे चाहो तो आप इसे फुल फ्लेज बजट भी कह सकते हो, यू कैन बेसिकली से दैट फुल फ्लेज बजट, ठीक है। ओके, दैट इज दिस, ये क्या हो गया ओके ठीक है जी, फुल फ्लेज बजट, फुल फ्लेज बजट, ठीक है, ये हमारे पार्लियामेंट है जी, एक पिक्चर लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि फुल फ्लेज बजट वगैरह में क्या डिफरेंस होता है। छोटा सा डिफरेंस मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है इधर, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इंटरिम बजट, इंटरिम बजट, ये थोड़ी इंटरिम बजट, ठीक है, इंटरिम बजट, देखो इंटरिम बजट का मतलब क्या होता है, ठीक है जी, इट्स बेसिकली व्हाट होता, ये है इंटरिम बजट में कि जो इंटरिम बजट होता है वो बेटा एक तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान, हमने पुराना क्या किया वो तो कंप्लीट होगा, लेकिन आने वाले जैसे अप्रैल और मई, मान लीजिए जून में सरकार बन के अपना काम स्टार्ट कर देगी, ऑफिस ऑफिस वगैरह पूरा सेटअप हो जाएगा, अपना काम स्टार्ट कर देगी, तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान होता है, एक बात हो गई। दूसरी चीज होता है वो इलेक्शन से कुछ ही महीने पहले, जनरल इलेक्शन, आपको पता है भी लोकसभा इलेक्शन से, ठीक है, इलेक्शन से कुछ महीने पहले इलेक्शन ईयर में उसको पेश किया जाता है, ठीक है, ये सब बातें मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं हम लोगों को। और जो यूनियन बजट होता है या फुल फ्लैज बजट होता है या एनुअल, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम बार बार यूनियन बजट बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इंटरिम बजट और यूनियन बजट फर्क हो जाता है, ठीक है। तो यूनियन बजट जो होता है हमारा यहाँ पे, दैट इज द गवर्नमेंट्स कंप्लीट ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आउटलाइनिंग
इट्स अर्निंग्स एंड एक्सपेंसेस फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी जो गवर्नमेंट ने पहले किया था उसके अकॉर्डिंगली आने वाले साल में फिस्कल ईयर, नेक्स्ट फिस्कल, फिस्कल वर्ड का मतलब क्या होता है, आना और जाना, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। तो आने वाले समय में भी हम ये सब चीजें फेस करेंगे, तो उसका जो रिकॉर्ड होता है वो यूनियन बजट में जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड आफ्टर दैट अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है पेपर में कि हाउ इज एन इंटरिम बजट डिफरेंट फ्रॉम अ एनुअल बजट, हाउ इज एन इंटरिम बजट डिफरेंट फ्रॉम अ एनुअल बजट। देखो मैंने यहाँ पे ना जनरल लेवल पे 3 डिफरेंसेस रखे। पहले मैंने पहले वाले स्लाइड में मैंने आपसे डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी। अब मैंने छोटे छोटे आपको 3 जो है डिफरेंस रखे। सबसे पहले डिफरेंस है बेटा यहाँ पे, फर्स्ट मोस्ट डिफरेंस है दैट इज जो एनुअल बजट होता है वो हर साल पहली फरवरी, फर्स्ट फरवरी, थोड़ा सा डेट आगे पीछे हो सकती है बट ये डेट अनाउंस्ड है, मोर और लेस पहली फरवरी या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी हर साल ये जो बजट होता है देश का एक फाइनेंशियल रोड मैप रिप्रेजेंट करता है। रोड मैप देखिए जरूरी है रोड मैप बताना। मान लीजिए मैं हूं, मेरे पिताजी ने मुझे बोल दिया कि बेटा अब से घर तुम चलाओगे, ठीक है, अब से घर तुम चलाओगे, तो मुझे बताएंगे ना कि बेटा कहाँ से कितने पैसे आएंगे। मान लीजिए मेरे और छोटे भाई बहन है और वो भी सब काम करते हैं, उनमें से कुछ काम करते हैं कुछ काम नहीं करते, ठीक है, कुछ काम करते हैं अर्निंग करते हैं, कुछ काम नहीं करते तो उनका अर्निंग नहीं बट खर्चा तो उनका भी होगा, है ना। तो मुझे मेरे पिताजी बताएंगे ना कि कहाँ से कहाँ कहाँ से क्या क्या करना है, ठीक है। तो वो तो वही चीज है। तो ये बताता है जितना भी कंप्लीट फाइनेंशियल रोड मैप है जो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक के लिए होता है, ठीक है। वही इंटरिम बजट जो होता है वो इलेक्शन ईयर, ये हमेशा जानेंगे जब भी इलेक्शन ईयर होगा तब ये लेकर आया जाएगा। वो फरवरी में बेसिकली अनाउंस किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो हमारे जितने भी फंड्स होते हैं, ध्यान रखना, न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट, नई सरकार बनने से पहले पहले तक जो भी चीजें होती है वो इंटरिम बजट में रिप्रेजेंट करी जाती हैं। ये सेकंड है, ये पहला था हमारा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। ये है दैट विल बेसिकली इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस इंक्लूडिंग रेवेन्यू जनरेशन, एक्सपेंडिचर, एलोकेशन एंड पॉलिसी अनाउंसमेंट। क्या जो बजट एनुअल बजट होता है वो देखो हमारे भारत में पॉलिसी क्या बदलनी है। अब पॉलिसी में टैक्स पॉलिसी है, मेजर जो टैक्स पॉलिसी होती है, मतलब हर किसी को ना टैक्स पॉलिसी को जानने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, ठीक है। टैक्स पॉलिसी अनाउंसमेंट, एक्सपेंडिचर एलोकेशन, रेवेन्यू जनरेशन वगैरह, ये सब चीजें वो एनुअल बजट में होती है। लेकिन जो हमारा इंटरिम बजट होता है उनका फोकस होता है जो एसेंशियल चीजें हो, ठीक है, एसेंशियल। और वो भी कब तक, जब तक हमारी न्यू गवर्नमेंट, भले एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ही बन जाए, लेकिन जब तक हमारी न्यू गवर्नमेंट जो है चार्ज ना ले ले तब तक का मेंटेनेंस कैसे देखना है, कितने लोगों की सैलरी जानी है। वो कभी कभी आपने सुना होगा कि वो एमसीडी वाले हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है, या वो लोग हड़ताल कर रहे हैं, या वो लोग हड़ताल कर रहे हैं, क्यों कि सैलरी नहीं आई है। ये आपने बहुत बार सुना होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी कुछ कुछ महीने की रुक जाती है, कुछ तो लोग क्लियरली कहते हैं 6 महीने से सैलरी नहीं आई। क्या ये क्यों होता है? कि इसीलिए ही तो होता है कि जब जब मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं और पहले से वो चीज बजट में नहीं होती और फिर फंड की दिक्कत हो जाती है और वो ये कंफर्मेशन नहीं होता कि हम अब खर्चा कहां से करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है तो फंड आने रुक जाते हैं, अनसर्टिनिटीज होती हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, कोई कोई कंट्री, हम वहां से, हमारे वहां से इंटरेस्ट पेमेंट्स आना था, पैसे आने थे, इंटरेस्ट रिसीव होना था, वहां पे कुछ मिस हैपनिंग होगी, मान लीजिए एक्स वाई जेड मिस हैपनिंग हो गई, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हैपनिंग का, मान लीजिए, तो फिर वो कंट्री मना कर दे कि भाई अभी हम नहीं दे सकते, जो भी चीज है वो चीज डिले होगी, अगर वो चीज डिले होगी तो पैसा नहीं आएगा, तो यही चीज की वजह से सैलरी वगैरह रुकती है। लेकिन इंटरिम बजट में बताया जाता है कि जो हमारे एसेंशियल स्पेंडिंग है, जो हमारी स्कीम पे चल रहे हैं, अब प्रधानमंत्री आवास योजना, अब जस्ट इमेजिन करो, मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में श्रीमती शीला दीक्षित, वो जो कि अब नहीं है, उन्होंने एक स्कीम चलाई थी 2010-12 में, लाडली स्कीम,
उस स्कीम के तहत ये था कि जो भी लड़कियां फॉर्म भर देंगी उन्हें 12वीं के बाद 12th के बाद 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और वो 1 लाख रुपए क्या होगा, जब उनकी शादियां होंगी तो पेरेंट्स को ये टेंशन नहीं होगी तो खर्चा कहां से करना, क्योंकि नो डाउट खर्चा तो होता, तो 1 लाख रुपए देंगे उनकी शादी पर। शादी मतलब 12वीं के बाद, है ना, 12वीं के बाद कभी भी जब उनकी शादी होगी। एक ये भी कंफर्मेशन होगा कि भैया 12वीं से पहले शादी नहीं कर सकते, वो बाल विवाह, ठीक है, चाइल्ड मैरिज, वो भी एक इस चीज की भी उन्होंने रोक लगा दी थी। तो 1 लाख रुपए देंगे। लेकिन 2014 में तो सरकार बदल गई। अरे एक बात बताओ, 2010 में किसी 5वीं क्लास की लड़की का फॉर्म भरा गया होगा, कम से कम जो है 7-8 साल का गैप आ गया है, तो सरकार बदल गई 3 साल में ही। अब क्या होना है जी, ये तो दिक्कत होगी, अब उसे पैसे कैसे दिए जाएंगे। तो यही सब चीजें तो यहाँ पे बताई जाती है कि स्कीम चल रही होती है तो बता देते। अब उन्होंने 8 साल का गैप नहीं रखा, उन्होंने कहा होगा कि जो लड़कियां 18 साल की या 12वीं पास हो गई, जिन लड़कियों को पैसे की जरूरत होगी, जिनको पैसा जाना है, तो एक जिस पीरियड में हमारी सरकार नहीं बन रही या जिस पीरियड में हमारा फाइनेंशियल खत्म हो गया, ये पैसा उसमें जाना ही है। जैसे किसी की सैलरी जानी है तो जानी है, तो उसमें ये सारी चीजें रखी जाती है। स्कीम मैंने जनरली आपको बताया, क्रिटिकल पब्लिक सर्विसेज अंटिल द न्यू गवर्नमेंट टेक्स द चार्ज। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली है, वो ये कि जो इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पीरियड में। लेकिन बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 4 महीने की, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4। और जो 2 से 4 पोस्ट था उसमें भी फिर इसको इंटरिम बजट ना बोल के हम लोग वोट ऑन अकाउंट बोलते थे, जिसकी बात मैं अगले स्लाइड में आपसे बात करूंगा, ठीक है। इसमें लेकिन बट रिमेन्स वैलिड अंटिल द न्यू गवर्नमेंट प्रेजेंट्स इट्स फुल बजट। 2 से 4 महीने क्यों, दो मान लीजिए 2 महीने तो न्यू गवर्नमेंट बनने में लग गए, और 2 महीने और हमने एग्जाम्पल मान लिया, ठीक है, कि न्यू गवर्नमेंट अपना फुल बजट ना रिप्रेजेंट करे, मतलब जब तक नहीं कर रहा वो, ठीक है। तो एक ये थोड़ा सा डिफरेंस था, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को गाइस पता होनी चाहिए सारी बातें। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ जाता है, दैट इज वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट, that is वोट ऑन अकाउंट। गाइस इसको थोड़ा ना अंडरलाइन कर लेना, ये जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये बात तो सच है कि इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट में डिफरेंस तो होता है। इंटरिम बजट बेसिकली एग्जैक्ट 2 महीने के लिए रह सकता है, बट अगर अगर हमें 2 से ज्यादा महीने चाहिए तो फिर वो वोट ऑन अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी के लिए समझ लो, बहुत ज्यादा डेप्थ में, मैंने बताया ना, बहुत ज्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है। तो इंटरिम बजट मतलब इंटरिम बजट इज एग्जैक्ट इक्वल्स टू वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। इंटरिम बजट जो होता है वो वोट ऑन अकाउंट को ही कहा जाता है, ठीक है, आसान भाषा में अगर आप आसानी से समझ लेते हैं। ये बेसिकली होता है क्या है, ये इस प्रकार बताता है कि एक प्रकार हमें जो स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर करने हैं, जब तक न्यू गवर्नमेंट, अब देखो नई सरकार बन तो गई, लेकिन नई सरकार को काम शुरू करने में समय लग रहा है। हमने बोला जी जून में सरकार बन जाएगी, हम आज प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार बनना, वो मतलब जीतना, किसी पार्टी का जीतना, रिजल्ट आना, और उस सरकार का मंत्रिमंडल यानी मिनिस्टर्स हाउस बनना, ठीक है, और मंत्रिमंडल बनना समय लगेगा उसमें, तो कैबिनेट बनना समय लगेगा उस चीज में। तो अगर कोई भी स्पेसिफिक एसेंशियल एक्सपेंडिचर हमें इस पीरियड में करना है, तो फिर वोट एंड अकाउंट का सहारा लेते हैं, जब तक नई गवर्नमेंट का ऑफिस नहीं बनना। इंटरिम बजट जो होता है, अब देखो समझना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, आपको मजा भी आएगा। अब थोड़ी सी ना इमेजिनेशन करो, ये बताता है इंटरिम बजट की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। क्या होती है कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, जैसे मान लीजिए आज की बात कर लेते हैं, मतलब 2024 की बात कर लेते हैं। हमें सबको पता है बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, इलेक्शंस हैं, या और थोड़ा बदलाव करते हैं थोड़ा सा स्टेटमेंट में। दिल्ली की बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में दिल्ली की बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चल रही है दिल्ली में, अब इलेक्शन ईयर आ गया,
ठीक है। अब अरविंद केजरीवाल जी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन है, ठीक है, उनकी काफी बैक बहुत स्ट्रॉन्ग है उनकी, और लोगों में काफी फैन फॉलोइंग है उनकी। अब वो कुछ अनाउंसमेंट करते हैं तो लोग उस बात को सीरियसली पक्का लेते हैं, क्योंकि है सीएम भी और है उनकी बात। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको किसी चीज से कनेक्ट मत करना। और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के ना तो फेवर में हूँ ना अगेंस्ट में हूँ। हम एक टीचर है, हम एक अध्यापक है, हमें से पढ़ाना है, हमारा हमारा हमारे सब कुछ एजुकेशन है, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से। अब उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, हम बिजली फ्री दे रहे हैं, ठीक है, हम पानी फ्री दे रहे हैं, हम वुमेन का किराया फ्री कर रहे हैं, ठीक है, हम ये फ्री कर रहे हैं, हम एजुकेशन फ्री कर रहे हैं, हम हेल्थ केयर फ्री कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें फ्री 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 फ्री, दुनिया भर की चीजें फ्री कर दी। ये बात सबको पता है, मैंने इनका एग्जाम्पल ले लिया। ये इन्होंने डिसीजन कब लिए होंगे? क्या ये डिसीजन ये तब ले सकते हैं जब 2-3 महीने बाद इलेक्शन हो? ये 2-3 महीने बाद इलेक्शन है तो ये तब वादे कर सकते हैं, वादा। लेकिन ये कोई भी ऐसा रिफॉर्म नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी पॉलिसी सेट नहीं कर सकते जिसका फायदा लोगों को पहुंचे। आप सोचोगे क्यों? क्योंकि इससे बेटा वोटर्स पे इन्फ्लुएंस पड़ता है। तभी आपने सुना होगा कि जो जीती हुई पार्टी भी होती है, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टी भी होती है, वो वो मतलब बहुत सारी चीजों से उनको पीछे खींच लिया जाता है। एक तरीके से कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है, उस पे से उनका अधिकार ले लिया जाता है। सिर्फ एसेंशियल, हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे एसेंशियल। अब ऐसा थोड़ी है, अब ऐसा तो मैं ये कह दूं कि भाई बीजेपी की गवर्नमेंट है, उनके पास तो कुबेर का खजाना, उन्होंने खूब पैसा निकाल लिया, या उन्होंने खूब पॉलिसी लगा दी, बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, एजुकेशन फ्री कर दी, ट्रैवल फ्री कर दिया, ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, उससे क्या हुआ, लोग बहुत खुश हो गए और उनको वोट दे दे, वो जीत गए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इंटरमीडिएट बजट में ऐसा नहीं हो सकता। तो यही बात मैं आपको बता रहा था, हैव सर्टेन लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन कमीशन जो है ये इम्पोजिशन करते हैं ऑफ इंडिया टू इंश्योर नो अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन दी वोटर्स। वोटर के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस ऐसा ना हो जिसपे वो फिर उनको वोट दे, मतलब इस बेसिस पे वोट नहीं लेना है, दूसरे बेसिस हो सकता है। दूसरा, द गवर्नमेंट कैन नॉट प्रपोज मेजर टैक्सेस और पॉलिसी रिफॉर्म। मेरे ध्यान में ये जो टैक्सेस है ना, हमेशा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। टैक्सेस जो होता है हमेशा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है सब लोगों के लिए, टैक्सेस वाली चीज, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन नॉट प्रपोज मेजर टैक्सेस और पॉलिसी रिफॉर्म्स इन द बजट एज इट कैन इन्फ्लुएंस द वोटर। वोटर्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। एंड आफ्टर दैट अ वोट ऑन अकाउंट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अ वोट ऑन अकाउंट remains effective for a duration of the 2 months with the possibility of extension if necessary। 2 से सिर्फ 4 महीने तक का ये रह सकता है। क्लियर है ये मेरी बात आप लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। एंड इसके बाद में, अच्छा अब हमने देखो ये इंटरिम बजट वगैरह पढ़ लिया सब चीजें। अब हम देखो मेनली हम आने वाले अपने जो है मेन पॉइंट्स पर। लेकिन उन पॉइंट्स पर आने से पहले, उन पॉइंट्स पर आने से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। हम कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ रिलेटेड टर्म्स के बारे में बातें कर लेते हैं बजट से रिलेटेड, क्योंकि ये मेरा सेशन अब ये खत्म होने वाला है। फिर इसके बाद जो हमारा अगला सेशन आएगा वो आएगा मेनली बजट पर, ठीक है, जो हमारा 2024-25 का बजट है। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, व्हाट डू मीन बाय फिस्कल डेफिसिट, ये क्योंकि ये वो टर्म्स है जो आप आगे सुनने वाले हो, समझने वाले हो मेरे मुंह से, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? देखो फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो जनरली डिफरेंस होता है टोटल एक्सपेंडिचर। अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कितना गवर्नमेंट ने एक्सपेंड किया, कितना गया उनके पास से, कितना खर्चा हुआ। और दो प्रकार के खर्चे होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे हमने टैक्स कलेक्ट करना है, तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा ना, लोग हायर करने पड़ेंगे जो टैक्स कलेक्ट करेंगे, बिल्डिंग बनेगी जहाँ पे पूरा ये ऑफिस होगा, टैक्स डिपार्टमेंट होगा। तो टैक्स कलेक्ट करना है, पैसा इकट्ठा करना है, बट उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए भी कुछ खर्चा करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने खर्चा, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, और हमने कितना रिसिप्ट करा, कितना रिसिप्ट हुआ बोरोइंग्स को छोड़ के। बोरोइंग्स का मतलब अब मान लीजिए हमने 100 करोड़ को उधार ले लिए, एग्जाम्पल,
खर्च किया है हमने और ये उधार ले लिए, वो पैसा आ गया, ऐसा तो हम हमेशा सरप्लस में चलेंगे, हमेशा उधार लेते जाएंगे? नहीं भाई। मान लो अगर हमारा जो जो खर्चा है वो 10 रुपए का है, रेवेन्यू 8 रुपए का है, ये तो कंफर्म है डेफिसिट है। और अगर मैं इसमें ये कह दूं कि हमने 50 रुपए बोरोइंग ले लिया IMF से, वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, या किसी कंट्री से हमने पैसे उधार ले लिए, बोरोइंग कर ली, तो ऐसा तो हमारा इनकम ज्यादा हो गई? नहीं, वो नहीं। बोरोइंग्स हटा दो, ठीक है, बोरोइंग्स हट जाएगी, उसको जो बाकी गैप होगा दैट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। उसके बाद में एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। देखो प्राइमरी डेफिसिट का कनेक्शन फिस्कल डेफिसिट से होता है। मान लीजिए हमने बोला कि हमारा फिस्कल डेफिसिट है, हाँ जी, ये तो कंफर्म है कि हमारा नुकसान चल रहा है, अभी हम नुकसान में चल रहे हैं, अभी मंदी चल रही है, हमारे लिए खर्चा चल रहा है ज्यादा, ठीक है। एक ना हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, जो कि जरूरी ही होता है, हम भले कितना ही नुकसान हो। जैसे हमारी घर की EMI होती है ना, जैसे आपने कभी देखा हो कि कुछ लोग होते हैं जो EMI या जो क्रेडिट कार्ड के बिल्स होते हैं, ठीक है, तो तुमने सुना होगा कि बेचारे इतना लिया तो अब तक देते ही जा रहे हैं, वो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, वो देना ही पड़ता है। मान लीजिए हमने इस सेशन का नहीं दिया, इस साल का, इस महीने का नहीं दिया, तो अगले महीने जो होगा इस महीने मिला के होगा, इस साल का माफ नहीं होगा, इस महीने का माफ नहीं होगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट होता है। फिजिकल डेफिसिट में से अगर इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो तो वो प्राइमरी डेफिसिट होता है। ये फॉर्मूला, ये ना सिर्फ नाम याद रखो, आगे चल के मैं यूज करूंगा तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद होता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? देखो बेटा, जो हमारा टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, टैक्सेस वाला, ठीक है, टैक्स टैक्स इकट्ठा करने के लिए हमें खर्चा करना पड़ रहा है, टैक्स इकट्ठा करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? खर्चा करना पड़ रहा है, तो वो हमारा टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर हम इसको डिफरेंस कर देंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट। उसके बाद में एक आता है करंट अकाउंट डेफिसिट। अच्छा, करंट अकाउंट क्या होता है आपको पता है? मतलब जनरली करंट अकाउंट बैलेंसिंग क्या हो जाता है? इंटरनल बैलेंस प्लस एक्सटर्नल बैलेंस, ठीक है। तो उसमें बताते हैं इट इज द शॉर्टफॉल बिटवीन मनी रिसीव्ड बाय द सेलिंग प्रोडक्ट टू द अदर कंट्रीज। मानी हमने, मान लीजिए जापान को कुछ चीज बेची, ठीक है, उनको कोई चीज हमने बेची, एंड द मनी स्पेंड बाय द गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द अदर नेशन। मान लीजिए हमने यूएस, ठीक है, हमने यूएस से क्या किया? कुछ इंपोर्ट किया, कुछ एक्सपोर्ट किया। तो जब हमने इंपोर्ट करा होगा तो एक पेमेंट दी होगी, और जब हमने एक्सपोर्ट करा होगा कुछ रिसीव्ड हुआ होगा। तो रिसीव्ड जो हुआ है, ठीक है, उसमें से हम पेमेंट माइनस करेंगे, और अगर ये नेगेटिव आ जाता है, इफ इट कम्स अ नेगेटिव, देन उसे हम डेफिसिट बोलेंगे, दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट क्यों बोला गया है? क्योंकि ये वो चीजों का आदान प्रदान हो रहा है जो 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 बड़ी बड़ी नहीं है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है। मैं यहाँ पे एसेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे मतलब कुछ बड़ी चीज की बात नहीं कर रहा, वो जर्नल। यहाँ पे उन्होंने बोला है सेलिंग दी प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, वो करंट अकाउंट में ही आता है। उसके बाद होता है फिस्कल कंसोलिडेशन, दैट इज द टर्म रेफर्स टू द थिंग्स अ गवर्नमेंट डज टू मेंटेन गुड फिस्कल हेल्थ, which includes reducing debt and wasteful expenditure and improve revenue opportunities। ठीक है, तो ये हमारा होता है फिस्कल कंसोलिडेशन। यहाँ तक कि मेरी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, हमने अब क्या करा है, इसमें जो मेरी स्लाइड है, इसमें मैंने अब एक छोटा सा माइलस्टोन सेट करा है कंट्री के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात भी, ठीक है। अब यहां से मेरी शुरुआत हो जाएगी, जो हमारा बजट है बेटा, हमारी यहाँ से जनरली शुरुआत हो जाएगी बजट से रिलेटेड, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेरी लास्ट स्लाइड है, और जो मेरी अगली क्लास स्टार्ट होगी वो यहीं से शुरुआत होगी, तो मैं यहाँ पे एंड करूंगा। अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो, सबसे पहला हमारी इंडिया जीडीपी माइलस्टोन जो सेट किया गया है, हमने माना है कि हम लोग 7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएंगे आने वाले 2030 में। 2024 चल रहा है, आने वाले 6 सालों में हम 7 ट्रिलियन हो जाएंगे। 7 ट्रिलियन डॉलर मतलब जीडीपी, नॉट इन पॉपुलेशन, जीडीपी 7 ट्रिलियन डॉलर। थोड़ा सा मैं आपको पुराना हिस्ट्री दिखा देता हूँ। 2007-8 में हम लोग 1 ट्रिलियन थे, हम लोग 1 ट्रिलियन डॉलर थे,
मतलब हमारे पास जो जीडीपी था टोटल $1 ट्रिलियन जीडीपी था 2007-8 में। ध्यान रखना, दिस इज द पीरियड 2003 से लेकर 2007 2008। ये ड्रीम रन का पार्ट होता है, सबको पता है ये ड्रीम रन है, ठीक है ना गाइस। ये क्या है बेटा, ड्रीम रन, ये सबको पता है, ड्रीम रन का पीरियड था ये वाला। और इस पीरियड में बेसिकली था क्या, जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, हमने $1 ट्रिलियन 2007-8 में टच किया था। तो ये क्या बात थी, जब हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म थे उनका जो रिजल्ट निकलना स्टार्ट हुआ था वो 2003 से लेकर 8 के बीच में स्टार्ट हुआ था, इसलिए हमने इसे ड्रीम रन बोला। तो हमारा जो पहला $1 ट्रिलियन टच हुआ था जीडीपी में वो 2007-8 में हुआ था, लेकिन जो हमारा दूसरा $1 ट्रिलियन टच हुआ वो 2014-15 में हुआ, $2 ट्रिलियन। तो ध्यान रखना, हम लोग अभी भी ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ही जो है क्रेडिट देंगे उनको, ठीक है, उन्हीं को हम इसका क्रेडिट देंगे क्योंकि उन्हीं की सरकार चल रही थी, उन्हीं की सारी चीजें चल रही थी। तो कहीं 2014 तक चली है, तो $2 ट्रिलियन भी एक पुश तो उन्हीं की साइड से हमें मिल गया था। उसके बाद में फिर 7 सालों में हमें हमें 7 साल लगे। अब देखना, कंप्लीट हिस्ट्री में हमें इतने साल लगे, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस तो हम देखें तो 60 साल या 60 साल से ज्यादा में लगे पहला $1 ट्रिलियन टच करने में। लेकिन उसके बाद में हमें मात्र कितने साल लगे, 7 ईयर्स लगे हमें दूसरा $1 ट्रिलियन टच करने में, ठीक है। उसके बाद भी हमें 7 ईयर्स लगे, यानी डिफिकल्ट था। और ये वो पीरियड था जब गवर्नमेंट बदली थी। ध्यान रखना, जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, सरकारें बदलती हैं, तो काफी सारी पॉलिसीज खत्म हो जाती हैं, काफी न्यू पॉलिसीज आती हैं, नए खर्चे आते हैं, पुराने खर्चे कुछ कट किए जाते, सबको पता है सब चीजें क्या क्या होती हैं। तो ये तो हम मान सकते हैं इसमें समय लगना जरूरी था, ठीक है। लेकिन उसके बाद में तारीफ के लायक बात है, अभी अभी हमारी प्रोडक्शन है, क्योंकि 2024 चल रहा है, ठीक है, हमारी प्रोडक्शन है कि अब 2026 तक हम $5 ट्रिलियन हो जाएंगे। तो गाइस कुछ डेटा तो होगा हमारे पास, तभी हम इतना बड़ा जो है डिजिट बोल रहे हैं, $5 ट्रिलियन हो जाएंगे, यानी $2 ट्रिलियन का फर्क आया है। $2 ट्रिलियन का फर्क आएगा, लेकिन कितने सालों में, मात्र 5 सालों में। दोस्तों ये काबिले तारीफ बात होगी, अगर ये सरकार, अगर हमारा देश इस जीडीपी माइलस्टोन को टच कर लेता है, तो मैं ये बिल्कुल कंफर्मली, मैं क्या कोई भी, तभी तो हमने यहाँ पे प्रोडक्शन रखी है, हम बहुत ही जल्द ये प्रोडक्शन यही है कि हम अपना $7 ट्रिलियन जो है वो 2030 तक पक्का टच कर लेंगे, अगर हमने ये टच कर लिया, ठीक है। इसलिए हम इसे सपना, जनरली हम इस पे काम कर रहे हैं, बट हम फिर आगे कंफर्म हो जाएंगे, हम $7 ट्रिलियन यानी $2 ट्रिलियन का गैप आएगा। एंड उसके बाद में ज्यादा समय नहीं, मात्र 17-18 साल, ओनली 7-18 ईयर्स में हम 7 ट्रिलियन से $30 ट्रिलियन बन जाएंगे। दोस्तों वेट एंड वॉच देखते हैं कि कैसा क्या रहता है। हमारी विशेष, बेस्ट विशेष हमेशा, मतलब एज एन सिटीजन भी हम लोग चाहेंगे, और इसमें हमारा कोई भी योगदान रहे हम वो योगदान देंगे, ठीक है। वो भले ही टैक्स कलेक्शन का हो, या भले ही वो रेड लाइट पे चालान कटवाने का। ध्यान रखना, चालान भी गवर्नमेंट के रेवेन्यूज का पार्ट होता है, चालान, उससे भी गवर्नमेंट के रेवेन्यूज आते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं वो, ठीक है। तो गाइस आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, ये मेरा पार्ट ए था, दिस बेसिकली पार्ट ए। और इसमें मैंने ये कोशिश करी है कि मैं आपको बजट के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाऊं कि बजट वगैरह क्या होता है। अब जो मेरा नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम आगे की बात करेंगे और मेनली बजट का डिस्कशन होगा, ठीक है। मिलते गए नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।